हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम नए टॉपिक के साथ फिर एक बार आपके समक्ष उपस्थित हैं, मनोविज्ञान का अगला टॉपिक लेकर। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, अभिवृद्धि एवं विकास के अंतर और उसके अर्थ के बारे में हमने जाना था। तो दोस्तों, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। और उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर बहुत पसंद आएगा, समझ में आएगा। दोस्तों, अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांतों की जब हम बात करें, जैसा कि आप जानते हैं कि जब बालक अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो उसके शरीर में कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और ये जो परिवर्तन है दोस्तों, ये एक निश्चित नियम के अनुसार ही घटित होते हैं और इन निश्चित नियमों को ही हम अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांतों की हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। और उससे पहले दोस्तों, आपसे निवेदन है कि जो साथी हमारे साथ हमारे चैनल पर नए हैं, वो हमारे चैनल को नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है, उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक समय रहते पहुंच सकें। तो दोस्तों, अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांतों की हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर अभिवृद्धि एवं विकास का जो पहला जो सिद्धांत है कि बालक में किस तरीके से, कौन सा सैद्धांतिक तरीके से जो परिवर्तन होते हैं, उन सिद्धांतों को हम यहाँ पर एक एक करके 1 बाय 1 चर्चा करने वाले हैं। जिसमें पहला जो सिद्धांत बताया है दोस्तों, सतत एवं निरंतरता का सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, सतत एवं निरंतरता का सिद्धांत कि अभिवृद्धि और विकास में निरंतरता का सिद्धांत या हम कहें सतत विकास का सिद्धांत बताता है कि बालक में अभिवृद्धि और विकास जन्म पूर्व अवस्था से और जीवन पर्यंत अर्थात मृत्यु तक बिना रुके अनवरत चलने वाली एक प्रक्रिया है। या हम यूं कहें कि विकास की प्रक्रिया अविराम गति से लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है, जो बालक में जन्म पूर्व से लेकर अर्थात गर्भावस्था से लेकर और जीवन पर्यंत तक लगातार अविराम गति से चलती रहती है। दोस्तों, आगे बताया है कि ये जो प्रक्रिया है निरंतर विकास की, ये बालक में कभी मंद या कभी तीव्र अवश्य हो सकती है, परंतु ये हमेशा बालक में देखने को मिलती है। दोस्तों, स्किनर कहते हैं स्किनर का कहना है कि विकास की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई भी परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता है, कि व्यक्ति में जो परिवर्तन होते हैं उनमें से कोई भी परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता है। कोई भी परिवर्तन जो है वो आकस्मिक नहीं होता है, अर्थात अचानक घटने वाली प्रक्रिया नहीं है। दोस्तों, ये क्या है कि ये लगातार धीरे धीरे घटित होने वाली एक प्रक्रिया है, जिसमें कभी तीव्रता और कभी धीमापन अवश्य आ जाता है। जैसा कि स्किनर ने भी ऐसा ही कहा है कि विकास की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि बालक में या व्यक्ति में जो परिवर्तन हैं वो आकस्मिक घटित नहीं होते, जबकि धीरे धीरे और एक निरंतरता से घटित होते हैं। दोस्तों, जैसे
कि बालक जो होता है शैशवावस्था का जो प्रथम 3 वर्ष होते हैं, प्रथम 3 वर्ष का जो बालक होता है, इसमें परिवर्तनों को जब हम घटित होते देखते हैं तो इसमें तीव्रता पाई जाती है कि प्रथम 3 वर्ष के बालक में, शैशवावस्था के 3 वर्ष का जो बालक होता है उसमें जो परिवर्तन की जो दर होती है वो तीव्र होती है, लेकिन उसके बाद ये मंद पड़ जाती है दोस्तों बाल्यावस्था में। फिर एक बार किशोर अवस्था में आकर, किशोर अवस्था में यह फिर जो है तीव्रता ले लेती है कि जो विकास की या परिवर्तनों की जो दर है वो शिशु में 3 वर्ष तक, प्रथम 3 वर्ष में तीव्र होती है, फिर मंद हो जाती है बाल्यावस्था में, और फिर किशोर अवस्था में फिर एक बार हमें तेजी से परिवर्तन उसके अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो हमने सतत और निरंतरता के सिद्धांत के अनुसार हमने जाना है कि जो विकास है बालक में वो हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, बिना रुके और अविराम गति से चलने वाली प्रक्रिया है दोस्तों। दूसरा इसका सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा कि विकास तो बालक में, यद्यपि विकास जो है वो हमेशा होता रहता है, लेकिन इसकी दिशा क्या होती है ये भी हम देखते हैं कि जो बालक है, कि बालक में हम जानते हैं कि विकास तो उसके जन्म पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है और जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है जो बिना रुके चलती है। लेकिन हम देखते हैं कि अगले एक सिद्धांत में कि विकास की दिशा का सिद्धांत ये किस दिशा में होता है, क्या पहले लंबाई बढ़ती है या बालक की मोटाई बढ़ती है या उसका जो है मानसिक विकास होता है, कौन सा विकास सबसे पहले होता है। तो इसकी दिशा की जब हम बात करें तो दोस्तों हम पाते हैं कि बालक का जो शर होता है दोस्तों, सबसे पहले जो है बालक के सर का विकास होता है, मस्तिष्क का विकास होता है, उसके बाद दोस्तों आंखों का विकास होता है कि सबसे पहले बालक का शर जो है, जो सिर है, मस्तिष्क है, उसका विकास होता है, और उसके बाद जो हिस्सा या जो भाग मस्तिष्क के सबसे करीब होगा उसका विकास सबसे पहले होगा। जैसे हम देखें कि मस्तिष्क के बाद आंखें आती हैं और आंखों के बाद फिर जो है कान है, मुख है, गर्दन है दोस्तों, इस तरीके से उसकी जो है विकास होता रहता है दोस्तों। और उसके बाद जो है पैरों का विकास होता है। इसका मतलब हमने देखा कि सिर से यानी कि मस्तिष्क से और पैरों की तरफ जो है बालक में विकास होता है कि सबसे पहले सिर का, मस्तिष्क का विकास होगा, फिर उसके अगले वाले हिस्से का, और फिर धीरे धीरे जो है, जैसे आपने देखा होगा दोस्तों कि बालक जो है जब शिशु होता है वो सबसे पहले अपने जो है आंखों को खोलना और बंद करना सीखता है, और फिर जो है वो अपनी गर्दन को हिलाना सीखता है, पूरी गर्दन को वो हिलाएगा, उसके बाद फिर अपने हाथों को चलाना सीखता है, और धीरे धीरे वो पैरों पर जो है किसी सहारे से खड़ा होना सीखता है, फिर बिना सहारे के वो चलना सीख जाता है दोस्तों। इस तरीके से हमने देखा कि जो है बालक में विकास है वो सिर से स्टार्ट होकर पैरों की तरफ होता है, और इसीलिए हमने इस सिद्धांत को कह दिया सिर से पैर की ओर का सिद्धांत। सिर से पैर का सिद्धांत। कि सिर से पैर की ओर बालक में जो है विकास होता है, इसलिए हमने इस सिद्धांत को सिर से पैर का सिद्धांत भी कह दिया। अब इसमें से क्वेश्चन कई बार आ जाता है, पूछ लिया जाता है कि आपको कुछ चीजें दी जाती हैं, जैसे कि सिर दे दिया, इसके बाद पैर, आंखें और गर्दन। इसमें वो आपसे पूछ लेगा कि इनको सही क्रम में, विकास के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपका सही क्रम जो होगा इसका दोस्तों नंबर 1 पर सिर आ जाएगा, फिर उसके बाद आंखें, फिर गर्दन और 4 नंबर पर पैर। इस तरीके से बालक का विकास होगा सिर से पैर की ओर। और जब सिर से पैर की ओर बालक का विकास होता है तो इसीलिए इस सिद्धांत को अपाद मस्तक भी कह देते हैं। अपाद मस्तक विकास का सिद्धांत। ये दोस्तों आपको
ध्यान रखना है कि सबसे पहले बालक में सिर का, मस्तिष्क का विकास होता है, फिर उसका मस्तिष्क से लेकर और पैर की तरफ विकास होना शुरू हो जाता है दोस्तों। इसीलिए हमने इसको पैर से, सिर से पैर की और का सिद्धांत कहा या अपाद मस्तक विकास का सिद्धांत कहा है। इसके बाद अगला सिद्धांत हम देखते हैं कि तीसरा जो सिद्धांत है दोस्तों वो है विकास की गति का सिद्धांत। कि जो विकास की गति है, हमने दिशा का अध्ययन कर लिया कि किस दिशा में विकास, अभिवृद्धि और विकास बालक में होते हैं। तो अब हम यहां देखते हैं कि विकास की गति का सिद्धांत, कि विकास की गति क्या होती है। क्या बालक में हमेशा एक जैसी गति से विकास होता है, समान गति से विकास होता है, या अलग अलग प्रक्रिया से, अलग अलग गति से विकास या अभिवृद्धि होती है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जो बालक है उसमें हमेशा एक गति से या समान गति से विकास नहीं होता है। उनकी अलग अलग जो अवस्थाएं होती हैं, उन सभी अलग अलग अवस्थाओं में भिन्न भिन्न प्रकार की गति से विकास होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि विकास अनवरत चलने वाली एक प्रक्रिया है, परंतु ये गति हमेशा एक जैसी नहीं होती है दोस्तों। अलग अलग अवस्थाओं में ये भिन्न भिन्न होती है। कि अलग अलग जो अवस्थाएं होती है, जैसे शैशवावस्था है, फिर बाल्यावस्था है, किशोर अवस्था है, प्रौढ़ावस्था है, इन सभी अवस्थाओं में बालक की जो गति है वो भिन्न भिन्न देखने को मिलती है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए देखें कि जो शैशव अवस्था है बालक की, कि शैशवावस्था में जब बालक 3 वर्ष का हो जाता है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि प्रथम जो 3 वर्ष है बालक के शैशवावस्था के, उसमें जो है विकास की जो दर है वो तीव्र होती है दोस्तों। कैसी होती है? तीव्र होती है, अर्थात तेज होती है। उसके बाद में बाल्यावस्था में ये मंद पड़ जाती है, और फिर हम जब किशोर अवस्था में पहुंचते हैं, किशोर अवस्था में आकर हमें फिर तीव्रता से परिवर्तन दिखाई देते हैं, तीव्र हो जाती है ये दर। परिवर्तनों की दर किशोर अवस्था में आकर फिर एक बार तीव्र हो जाती है। और जैसे हम देखें कि जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था में जो बालक के जनन अंग होते हैं उसमें जो परिवर्तन की दर है वो बहुत ही मंद होती है, बहुत कम होती है। लेकिन जैसे ही बालक किशोर अवस्था में प्रवेश करता है तो दोस्तों उसके जो जनन अंग हैं उनके अंदर तेजी से परिवर्तन हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो हम देखेंगे कि किशोर अवस्था में कुछ परिवर्तनों की जो है वो तेजी से, जैसे कि जनन अंग में जो परिवर्तन होते हैं उनमें तेजी आ जाती है, तीव्रता आ जाती है दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि अभिवृद्धि और विकास की जो गति है उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में हम देखते हैं अगला सिद्धांत। अगला सिद्धांत है दोस्तों एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत जो है वो हमें बताता है कि बालक पहले अपने संपूर्ण अंग का उपयोग करता है किसी वस्तु को पकड़ने के लिए या कोई भी कार्य संपादित करने के लिए, लेकिन फिर वो धीरे धीरे उस अंग के विशेष हिस्से का उपयोग करना शुरू करता है। जैसे हम कहें कि बालक जो है, अगर हम बालक को एक पेन पकड़ाएं, छोटा शिशु है उसको अगर हम बालक को पेन पकड़ाते हैं तो वो पूरे हाथ से ऐसे पकड़ने की कोशिश करेगा उसको। फिर धीरे धीरे जैसे बालक की आयु बढ़ेगी वो फिर उंगलियों से पकड़ना शुरू कर देगा, और फिर एक समय ऐसा आएगा कि वो एग्जैक्ट तरीके से, एकदम करेक्ट तरीके से वो पेंसिल पकड़ना शुरू कर देगा। तो दोस्तों वो धीरे धीरे वो सीखता है और
अपने पूरे हिस्से का एकीकरण करना। जैसे कि बालक खाना खाता है, खाना खाने के लिए पूरे अपने हाथ का उपयोग करेगा या हथेली का उपयोग करेगा, लेकिन धीरे धीरे वो पर्टिकुलर अपने उंगलियों से खाना खाना प्रारंभ कर देगा। तो हमने देखा है कि एकीकरण का जो सिद्धांत है, इसके अनुसार बालक पहले अपने संपूर्ण अंग का तथा फिर उस अंग के भागों का चलाना सीखता है, भागों को चलाना सीखता है, फिर वह उन अंगों में एकीकरण करना सीख जाता है दोस्तों। तो ये था हमारा एकीकरण का सिद्धांत। इसके बाद अगला जो सिद्धांत है पांचवा सिद्धांत है दोस्तों सामान्य से विशिष्ट की ओर। सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत कि विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। कि पहले बालक जो है सामान्य क्रियाएं करता है और सामान्य क्रियाओं के बाद वो विशेष प्रकार की क्रिया करना प्रारंभ कर देता है। जैसे कि बालक शुरुआत में हम देखें कि बालक जब छोटा होता है तो वो बोलने की कोशिश करता है और प्रारंभ में वो एक शब्द दो शब्दों का, जैसे कि माँ, बा, पा, दा, ऐसे वर्णों का जो है वो उच्चारण करना सीखता है, बोलना सीखता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है दोस्तों, तो वह बड़े शब्द जो है बोलना शुरू करता है। जैसे प्रारंभ में वो होगा केवल कुछ अक्षरों का वो उच्चारण करेगा, माँ, पा, दा, लेकिन बाद में जैसे उसकी आयु बढ़ेगी और उसका शब्द भंडार बढ़ने लगेगा, तो उसके अंदर विकास की गति है जो वो बढ़ोतरी होगी उसमें, और वो बड़ा अक्षर बोलना सीख जाता है। पूरा, बाबा, मामा, पापा आदि शब्दों का उच्चारण आसानी से करना सीख जाता है। इसके अलावा जैसे बालक प्रारंभ में जितने भी जो पक्षी वो देखता है दोस्तों, सबको चिड़िया बोलता है। सबको क्या बोलेगा? वो चिड़िया के नाम से जानेगा। लेकिन धीरे धीरे वो अपनी जो नॉलेज है, अपना जो मानसिक विकास है, उसकी बढ़ोतरी होती है, तो वो पर्टिकुलर हर पक्षी का जो है नाम विशेष से वो उसको पुकारने लग जाता है। कि प्रारंभ में तो सभी जो भी पक्षी उसको दिखाई देगा सबको क्या बोलेगा? चिड़िया, चाहे उसको कोई भी पक्षी दिखाई दो। लेकिन बाद में वो धीरे धीरे उनको अच्छे से पहचानना सीख जाता है। और इसके अलावा जैसे प्रारंभ में जो शिशु होता है, बालक होता है, वो घुटनों के बल रेंग कर चलना सीखता है, रेंग कर चलता है, तो एक सामान्य क्रिया है। उसके बाद में वो जटिल क्रिया करेगा, खड़ा होना सीखेगा बिना किसी सहारे के, और फिर जो है बिना सहारे के चलना सीख जाता है। तो ये है जो दोस्तों कि सामान्य क्रिया से वो विशिष्ट क्रिया की ओर जाता है, सामान्य कार्य से वो जटिल कार्य सीखता है। जैसा हमने ऊपर पढ़ा था कि पहले वो सरल अक्षर बोलना सीखता है, माँ, बा, पा, दा, चा, इस तरीके से। उसके बाद में वो बड़े अक्षरों का मिलान कर कर उनको जटिल जो है शब्द बनाना सीख जाता है, बोलना सीख जाता है। और इस तरीके से हमने जाना है कि जो बालक है वो प्रारंभ में सामान्य क्रिया करता है और फिर धीरे धीरे उसके अंदर विकास की दर जैसे ही बढ़ती है, तो दोस्तों वो जटिल क्रियाएं संपादित करना भली भांति सीख जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अभिवृद्धि और विकास के 5 सिद्धांतों का आज अध्ययन किया है, चर्चा की है। और ये जो 5 सिद्धांत हैं विकास के दोस्तों, ये आपको समझ आए होंगे। एक बार उन्हें इनके जो है दोहरान देख लेते हैं। तो आइए आज के 5 सिद्धांतों का दोहरान देखते हैं। जैसे दोस्तों हमने पहला जो सिद्धांत पढ़ा था वो सतत एवं निरंतरता का सिद्धांत पढ़ा था। सतत एवं निरंतरता के सिद्धांत के अनुसार अभिवृद्धि एवं विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, परंतु यह जो गति है, प्रक्रिया है, इसकी गति कभी तीव्र तो कभी मंद दिखाई पड़ती है।
इसी के संदर्भ में स्किनर ने कहा है कि विकास की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई भी परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता है, अर्थात अचानक घटित नहीं होता है, उसमें धीरे धीरे परिवर्तन और निरंतर गति से होते रहते हैं। अब ऐसा तो होता नहीं कि दोस्तों कि किसी बच्चे की जो है लंबाई एक दिन पहले 3 फुट थी और एक दिन बाद उसकी 4 फुट हो गई हो, ऐसा नहीं, अचानक लंबाई नहीं बढ़ती, जबकि धीरे धीरे उसकी लंबाई बढ़ती रहती है। दूसरा सिद्धांत हमने पढ़ा था विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे कि जन्म के समय सबसे पहले जो है उसके सिर का विकास शुरू होता है सिर की तरफ से, और जन्म के समय सिर का आकार अन्य भागों की तुलना में बड़ा होता है। दोस्तों ये आपको याद रखना है कि जो सिर होता है बालक का, शिशु का, वो अन्य शरीर के अन्य जो भाग हैं उनकी तुलना में उसका आकार बड़ा होता है। और फिर जो है उसके बाद विकास की जो प्रक्रिया है वो सिर से पैर की ओर चलती है, सिर से पैर की ओर चलती है विकास की प्रक्रिया। इसलिए हमने इस सिद्धांत को क्या कहा था, हाँ बिल्कुल सही, कि सिर से पैर की ओर का सिद्धांत, कि विकास की दिशा का सिद्धांत को हमने कह दिया था सिर से पैर की ओर का सिद्धांत। इसे हम और किस नाम से जानते हैं, अपाद मस्तक विकास भी इसको कहते हैं, कि जो सिर से पैर की तरफ जो विकास होता है शिशु का, बालक का, उसको हम अपाद मस्तक विकास के नाम से भी जानते हैं। कि सबसे पहले विकास की जो दिशा का सिद्धांत है वो हमें बताता है कि सबसे पहले सिर का विकास होता है और मस्तिष्क के बाद जो अंग मस्तिष्क के जितना करीब होगा उसका सबसे पहले विकास होगा। इसके बाद हमने पढ़ा था विकास की गति में भिन्नता का नियम, कि विकास की गति का नियम या विकास की गति में भिन्नता का नियम या सिद्धांत। ये सिद्धांत हमें बताता है कि विकास की गति हमेशा एक जैसी नहीं होती है, वो अलग अलग अवस्थाओं में उस गति में उतार चढ़ाव आता रहता है, कि अलग अलग हो जाती है। जैसे कि हमने देखा कि बाल्य अवस्था में जो बालक के जनन अंग होते हैं उनमें जो परिवर्तन की गति है वो मंद होती है, अर्थात धीमी होती है। लेकिन जैसे ही बालक किशोर अवस्था में प्रवेश करता है, जनन अंगों के परिवर्तन में भी क्या है, उसकी जो गति है उसकी दर में क्या हो जाती है, अधिक तीव्रता आ जाती है। इसके बाद दोस्तों चौथा नियम हमने पढ़ा था दोस्तों, एकीकरण का सिद्धांत। इसके अनुसार बालक पहले अपने संपूर्ण अंग को फिर उस अंग के भागों को चलाना सीखता है। इसके पश्चात वह अंगों में एकीकरण करना सीख जाता है, अर्थात पहले वो किसी एक भाग को, एक अंग को चलाना सीखेगा, जैसे कि हाथ को चलाना सीखेगा, और उसके पश्चात वो धीरे धीरे उनके भागों को उनमें एकीकरण करना सीख जाता है। जैसे हमने बताया था कि पहले सबसे पहले बालक जो है पूरे हाथ से, हथेली से कोई वस्तु पकड़ने की कोशिश करता है और फिर धीरे धीरे वो पर्टिकुलर उंगलियों से पकड़ना प्रारंभ कर देता है। इसके बाद में जैसे आरंभ में शिशु जो होता है, बालक होता है, वो खाना खाने के लिए अपने पूरे हाथ का उपयोग करता है और उसके बाद वह केवल उंगलियों का प्रयोग करना सीख जाता है। अगला जो हमने पढ़ा था सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, कि सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि बालक आरंभ में सामान्य क्रिया करता है, अर्थात सरल क्रिया करता है, फिर उसके बाद विशिष्ट क्रिया करना सीखता है। अर्थात हम यूं कहें कि बालक पहले आसान या सरल कार्य करना प्रारंभ करता है, फिर वह जटिल कार्यों को करना सीखता है, जटिल कार्यों की ओर अग्रसर होता है। उदाहरण के लिए जैसे हम समझें कि छोटा बालक आरंभ में सरल अक्षर बोलना सीखता है, जैसे पा, दा, ना, मा, बा, अन्य, और लेकिन वह धीरे धीरे जटिल शब्दों का निर्माण करके उनको बोलना शुरू कर देता है। इसके अलावा जैसे बालक प्रारंभ में घुटनों के बल और वो रेंग कर चलना सीखता है, तत्पश्चात धीरे धीरे वो किसी सहारे से खड़ा होना सीखेगा, तो थोड़ा सा कठिन कार्य करेगा, फिर वो है
बिना किसी सहारे के और अपने पैरों पर चलना शुरू कर देगा। यह उसके लिए और भी कठिन जटिल कार्य हो जाता है। तो बालक जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर का जो सिद्धांत है, इसको हम सरल से जटिल का सिद्धांत भी कह सकते हैं। सरल से जटिल की ओर का सिद्धांत। तो यह सिद्धांत कहता है कि बालक प्रारंभ में अपने सरल कार्यों को अंजाम देता है और धीरे धीरे वो जटिल कार्यों की तरफ अग्रसर हो जाता है, जटिल कार्य करने लगता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के चैप्टर के कुछ सिद्धांत। 5 सिद्धांत लगभग हमने यहाँ पर पढ़े हैं और सिद्धांत और भी बहुत सारे हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों। अगले सिद्धांतों की हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और लेक्चर समझ में आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।